मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी, कहा आबनाए हुर्मुज़ खोल दो वरना तुम जहन्नुम जैसी सूरत हाल में जिंदगी गुजारोगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि उन्हें यकीन है कि पीर को ईरान के साथ मुआहदे का एक अच्छा मौका है। अगर वो जल्द मुआहदा नहीं करते तो मैं सब कुछ उड़ाने और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूं। ट्रंप की धमकी के बाद रूसी और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान राब्ता। रूस ने अमेरिका से अल्टीमेटम की धमकियां बंद करने का मुतालबा कर दिया। सरगई लारोफ ने कहा कि उम्मीद है कशीदगी कम करने की कोशिशें कामयाब होंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें ईरान से जारी कशीदगी के मामले पर अहम गुफ्तगू होगी। समाजी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर के गैर अखलाकी और धमकी आमेज बयान पर ईरानी क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई के सीनियर मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बाबुल मंदब की तरह देखता है। व्हाइट हाउस ने दोबारा गलती की तो आलमी तवानाई और तिजारत का बहाव एक ही बार से मफलूज हो सकता है। ईरानी अदलिया ने बयान दिया कि ईरान की मज़ाहिमत से ट्रंप पागलपन का शिकार हैं। बौखलाहट में मुब्तला अमरीकी सदर घटिया और तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कराची में मैट्रिक बोर्ड के 7 अप्रैल से शुरू होने वाले इम्तहानात मुलतवी। मैट्रिक के सालाना इम्तहान अब 10 अप्रैल से होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो कहते हैं कि तलबा के वसी तर मफाद में यह फैसला किया गया। इम्तहानी फॉर्म ताखीर से जमा होने के बायस इम्तहानात 3 रोज मुलतवी किए। कई स्कूल मुकर्ररा तारीख पर फॉर्म जमा नहीं करवा सके। PSL 11 मुल्तान सुल्तान्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से हरा दिया। 167 रन हदफ के कामयाबी से ताकुब में स्टीव स्मिथ 53 रन के साथ नुमाया रहे। क्वेटा के कप्तान सऊद शकील ने 56 और बेवन ने 49 रन की इनिंग्स खेली। आज होने वाले मार्के में मुल्तान सुल्तान्स और रावलपिंडीज मध्य मुकाबला आएंगी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा रहा होगा। हमारी मुलाकात अब फ्राइडे के बाद हो रही है आपसे एंड वी रियली होप कि आपकी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। वेल, कराची में रहने वाले लोग कुछ मेरे ख्याल में कंफ्यूजन में मुब्तला हैं फैसल। आई एम नॉट श्योर जितना तो अच्छा अभी दूर कर देते हैं। हाँ, क्योंकि जितना अच्छा वेदर कराची वालों ने अब अप्रैल शुरू होने के बावजूद इंजॉय किया है, ऐसा फॉर अबाउट 5 लास्ट ईयर्स तो हमने देखा नहीं था। और अब मजीद बारिश की पेशगोई की जा रही है। ऐसे में जो कराची के हालात बारिश के बाद हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि लोग कंफ्यूज हैं। बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन ऑब्वियसली सड़कों के हालात भी उन्होंने देखने हैं। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलूचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल हो गया है और महकमा मौसमियात ये कहता है कि शहर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये तो कराची की बात की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है और मुख्तलिफ हादसात में जाबाक अफराद की तादाद 50 तक जहाँ पहुँची है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस होने वाले इन नुकसानात पर प्रोग्राम में आगे चल के भी हम ज़रूर बात करेंगे और विल ट्राई टू टॉक टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ताकि हम जान सकें कि इस वक्त से रिलीफ का क्या काम चल रहा है और आगे क्या सूरत हाल होने जा रही है। कुछ कराची के मैट्रिक इम्तहानात की बात करें। यस, मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होने वाले थे लेकिन तलबा को अब तक एडमिट कार्ड्स नहीं मिल पाए हैं। प्राइवेट स्कूल्स का एहतजाज आखिरकार अब जाकर रंग ले आया है। कराची बोर्ड के इम्तहानात 7 अप्रैल से मुलतवी होकर अब 10 अप्रैल को शुरू कर दिए जाएंगे। तालीमी निज़ाम में इस खामी पर तफसीली बात होगी। आगे बढ़ते हैं और खेल का भी ज़रा तस्करा कर लेते हैं। PSL 11 के दिलचस्प सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं और आगे चलकर कराची लेग का भी आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन कल जो मैच हुआ दैट वाज मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 6 विकेटों से मुल्तान सुल्तान ने क्वेटा को हरा दिया। स्टीव स्मिथ बड़े ही शानदार नज़र आ रहे हैं इस PSL एडिशन में। ये उनकी तीसरी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है। जी हाँ, एंड अकम्पनीड विद आपके साहबजादा फरहान और उसके बाद डाउन दी ऑर्डर बहुत ही चुपके से, खामोशी से, लेकिन शान मसूद बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। क्वेटा की बात करें तो क्वेटा जो है वो एक बार फिर उसी लूजिंग स्ट्रीक की फॉर्म में आ गई है जैसा कि कुछ अरसे से वो PSLs में हो रही है। वो विनिंग स्ट्रीक से शुरू करते हैं बट देन दे स्टार्ट गोइंग डाउन एंड दे गो दिस डाउन के फिर वो उठना उनका मुश्किल हो जाता है। You remember Faisal when it began, all of this began, यानी उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था तो everybody was putting it on Sarfaraz, he being the captain of the team, remember, and then he was removed being the captain and बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी उनको तो एज अ फेवर कैप्टन रखा जा रहा है एंड देन बाद में वो मेंटोरशिप में भी आ गए थे। बट लुक एट क्वेटा ग्लैडिएटर्स yet again without Sarfaraz they are failing.
एब्सोल्युटली। चलिए, तो इन सब पे तो हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। अभी हम ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। जो महंगाई का तूफ़ान खड़ा हुआ है पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद, और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज अब ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, क्या अवाम मज़ीद बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे। अब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एक अहम मुज़ाकरात किए हैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और क्या बड़ा फैसला सामने आया। जनाब, फैसला ये है कि वाज़े ऐलान में सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा नहीं करना है, ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने भी अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए किराए ना बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। लेकिन क्वेश्चन इस फैसल कि ये जो बढ़ती हुई कॉस्ट है ये तो सभी को अफेक्ट कर रही है ना, तो अभी ये जो ज़बानी कलामी वादे दावे कर दिए गए हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका भी जा सकता है या नहीं? बिकॉज देयर लॉट ऑफ पीपल, आई मीन आप देखा होगा दूध की कीमत बढ़ी थी और बहुत सारी चीज़ें, हर दुकान पर आप जाएंगे प्राइस लिस्ट है, लेकिन हर कोई अपने ही हिसाब से बेच रहा है। तो क्या ट्रांसपोर्ट्स में भी ऐसा ही होने वाला है कि जी वादे तो कर दिए गए हैं, हम ट्रांसपोर्ट की प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, बट इवेंचुअली जब अमली तौर पर ऐसा होने को होता है तो होता नहीं है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। और यही कुछ स्कूल वैन्स के लिए भी हिदायत जारी की गई हैं। अपील की गई है कि आप जो स्कूल वैन्स हैं उनके किराए ना बढ़ाएं, बच्चों के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना डाला जाए। सो देयर इज अ सब्सिडी एज वेल, Yeah. लेकिन अब तवील मुद्दत में क्या इसका अफेक्ट आएगा, सब इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड सबसे पहले, हम में से हर कोई ही अफेक्ट हुआ है। ये जो क्राइसिस है इस वक्त, वॉर क्राइसिस है, और उसके बाद पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मुज़ाकरात जो हुए हैं ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया से, क्या मुज़ाकरात हुए हैं, और सिंध हुकूमत का क्या फैसला बड़ा सामने आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम फैसल एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जी फैसल, हमने इन सबको जितने ट्रांसपोर्टर्स के जो हेड थे उन सबको जो है ऑन बोर्ड लिया है। सीएम साहब से मुलाकात हुई है और यही डिसाइड हुआ है कि जो लास्ट फेयर्स थे वो 28 फरवरी को जो उन्होंने जो है वो सेट किए थे उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। मज़ीद फेयर्स नहीं बढ़ाए जाएंगे, ना स्कूल वेंस की फीसेस बढ़ाई जाएंगी, ना ट्रांसपोर्ट का जो है वो बढ़ाए जाएंगे। और अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे कि ऐसा अगर जैसे प्राइसेस भी सेट होती हैं लेकिन ज़्यादा लेते हैं तो उसका प्रॉपर जो है वो एक सिस्टम बनाया गया है कि जी चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। जो कि रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनकी वो 470 हैं अराउंड, तो उनको तो सब्सिडीज दी जाएंगी। वो 1 लाख की अमाउंट भी रखी गई है, आपको पता होगा कि जो उनको दी जाएगी। लेकिन जो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनमें 11,000 हैं जो ट्रांसपोर्ट रोड्स पे चलती हैं, जिसमें से सिर्फ 470 रजिस्टर्ड हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की उन लोगों से भी जो है वो रिक्वेस्ट है कि जी आप लोग भी रजिस्टर्ड करें अपनी व्हीकल्स ताकि आपको भी सब्सिडीज दी जाएं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम उनको कंपनसेट करेंगे डेफिनेटली जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली आप देखें जिस तरह सिनेरियो चेंज हुआ है तो हर जगह लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हुआ फिर वो जो क्योंकि फेडरल से पॉलिसी आती है इसमें सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये फेडरल कोई हमें पॉलिसी को फॉलो करना होता है। लेकिन जब तक क्योंकि जाहिर सी बात है जब पेट्रोल वो ज्यादा उसमें लेंगे और फिर वो बढ़ाएंगे नहीं तो वो जो उनका जो नुकसान है उसको जो सिंध गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करेगी और उनको देगी। जी राइट, सही है। तहसील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे मौजूद हैं और हमें खबर ये मिली है कि वहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कम्प्लीटली फ्री कर दी गई है। जान लेते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव से ही। अफजाल, बताइएगा, हमने ये सुना है, बड़ी अच्छी खबर लग रही है सुनने में, लाहौर में बताया जा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर फ्री है बसेस में, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई है और जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पंजाब के तमाम शहरों में वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया गया है शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मजंग चौक पर, जहाँ पर इस वक्त हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मौजूद हैं। सर बताइएगा कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को पंजाब गवर्नमेंट के? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो सफ़र है आम लोगों के लिए आसान है और फ्री में कर रहे हैं। हाँ, कोई चार्ज नहीं, टिकट नहीं। सर आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी सब्सिडी और कितना बड़ा रिलीफ है आम शहरियों के लिए? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਿਓ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ। जी आप सर बताइएगा कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव? अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बहुत अच्छा इकदाम है फ़िलहाल तो, जैसे इन्होंने कहा भाई ने कि कोई पता नहीं है दिन को कुछ और रात को कुछ,
तो ये एक बार अच्छा इकदाम है जनाब। जी बिल्कुल, मुसाफिरों की जानिब से सराहा जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव को, और उनका ये कहना है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की गई है मुसाफिरों के लिए, ये एक अच्छा इकदाम है। और जब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं होती, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री ठीक है अफजाल, आप अपडेट कर रहे थे लाहौर से। तहसीन आबदी साहबा, आप तक भी आवाज़ पहुंची होगी, आपने भी सुना होगा। ये खबर तो वैसे पहले ही आ गई थी कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। अगेन, हम इस मुश्किल वक्त में कोई ये सिनारियो क्रिएट नहीं कर रहे कि हम कोई दो शहरों का, दो सूबों का कंपैरिजन करें, बट आप अगर आप पंजाब में देखें तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है क्या क्या। ऑरेंज ट्रेन है, मेट्रो बस है, स्पीडो बस सर्विस तो बहुत पहले की, देन ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस। उसका कंपैरिजन करें हम वहाँ की रोड्स का, यहाँ की रोड्स का, तो कराची में लोग ये कह रहे हैं कि रोड्स होती तो फिर अगर ट्रांसपोर्ट के मामला होते ना, आई मीन शारा फैसल पे एक लेन है और एक लेन न्यू कराची से जा रही है टावर तक। कराची में सिर्फ ये दो सड़कें नहीं हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और अगर कराची में इसी अमाउंट की, इसी मैग्नीट्यूड की पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले इंक्लूड कर दी जाती, जो सबसे बड़ा मेनस है यहाँ पे, वो जो खान कोचेस से लेके G3 वो जो चलती है, जिनमें मुर्गी के दड़बे बने हुए हैं, आज तक लोग उसमें भर भर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा माफिया माजरत के साथ वो है जो कि गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज करता है। जब भी चीज़ें बढ़ती हैं तो बढ़ाते, कम होती तो नहीं बड़ा कम करते फिर वो। सो अगर ये पहले हो जाती चीज़ें तो आज हम इतनी मुश्किलात में नहीं आते जितनी मुश्किलात में सिंध हुकूमत है। कंपैरिजन बनता नहीं है ना। एक जैसे मैं अपनी बात नहीं कर रही, लोग कहते हैं कि जी जितना हमारा जौहर है उतना उनका लाहौर है, तो कराची लाहौर का कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, बिकॉज सही। कराची इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। कराची बहुत बड़ा है और कराची में पोर्ट है, हमें ये माइंड में रखना चाहिए। जहाँ पे जिस सिटी में पोर्ट होता है वहाँ पे आपकी जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, उसके लिए आपके बड़े बड़े जो है हैवी व्हीकल्स यूज होते हैं, वो इन्हीं रोड्स पे चलते हैं। तो जाहिर बात है, जब इतना हैवी फ्लो आपके शहर में आएगा, लाहौर में पोर्ट नहीं है। लाहौर की अगर वो एक दफा सड़क बना देते हैं, वो बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो सस्टेन करती हैं चीजें। कराची में ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूसली जो उसकी मेंटेनेंस चाहिए होती है। फिर वो जो पोर्ट की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उसका पे बैक नहीं आता हमारे पास। अगर उसके जो पैसे पे बैक आ भी रहे हैं तो वो कोर्ट में जमा हो रहे हैं, उससे गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है इन तमाम चीजों को हमें माइंड में रख के जो है फिर ये चीजें देखना चाहिए कि जी इस शहर के साथ बड़ी नाइंसाफी रही है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का रोल नहीं है कि जी सिंध गवर्नमेंट ने सही नहीं किया। जो पोर्ट है वो फेडरल के उसमें भी आते हैं ना, क्योंकि आपकी पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहीं से आपकी चीजें जो है वो जा रही है। तो मुझे लगता है इसका कंपैरिजन नहीं बनता। जहाँ जी आप इत्तेहाद में हैं गवर्नमेंट के साथ, बहुत ज्यादा अलाइंड भी कई बार नजर है, राइट, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा अलाइंड भी नजर आते हैं बहुत सारे मामला हैं। मुझे मेरा सवाल कंप्लीट करने दीजिएगा। सिर्फ अगर जौहर लाहौर एक बात कर लेते हैं हम, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाहौर बहुत छोटा है और कराची बहुत बड़ा है, विच इज़ ऑल्सो अ फैक्ट, तो कोई एक ही मिसाली एरिया हो कराची का जिसे हम कहें कि जी ये मिसाल कायम कर दी है, अब इस पर पूरा कराची जो है इसी तरह से होगा। दूसरी बात, आपने अभी खुद की पोर्ट का जैसे आपने जिक्र किया, दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रॉब्लम, डेकेड से डेकेड गुजरते जा रहे हैं, हम ये पोर्ट वाली बात सुन रहे हैं। कभी तो इसको एड्रेस होना है। आइदर आप बात करेंगे फेडरल से, फेडरल आपको इसका जवाब देगी, लेकिन इसका खमियाजा आवाम के भुगते हैं। देखिए, कोर्ट में जब चीजें जाती हैं तो ना वो फेडरल के हाथ में होती है, ना वो किसी प्रोविजनल के हाथ में होती है। वो ऑटोनोमस एक इदारा होता है कोर्ट, उनकी अपनी एक सिस्टम चल रहा है, वो आपको भी पता है। लेकिन चीजें क्योंकि हो रही हैं, हम भी अपनी अपील्स करते हैं, हमारे तमाम चीजें जमा हैं कोर्ट में भी कि जी इन चीज़ों की मेंटेनेंस होनी चाहिए। बिकॉज इतने बड़े लेवल पे जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह होता है तो ब्लेम इवेंचुअली सिंध गवर्नमेंट पे ही आता है। तो हम इस वजह से ये बात करते हैं कि जी तमाम चीज़ें, ऐसा नहीं हैविंग सेड दैट कि ये चीज़ें हैं, लेकिन हम कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं, हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन सादिया, कॉस्ट का भी आप देखें, कॉस्ट फैक्टर भी एक है कि जब पहले की अगर हम सिर्फ मैं K4 की अगर आपसे बात ले लूँ कि पानी का जो प्रोजेक्ट है कि जी वाटर टैंकर्स शहर में आते हैं, पानी का अगर K4 बन जाता है तो कराची का जो है वो 98% जो पानी का मसला है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन वो जब स्टार्ट हुआ था 2007 में, उसकी कॉस्ट थी 25 अरब रुपए, आज उसकी कॉस्ट 125 अरब से ज्यादा हो चुकी है। तो मैं ये वाली बात कर रही थी कि हमें थोड़ी सी ये चीजें भी माइंड में रखनी चाहिए कि उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का जो पार्ट होता है, हमारे जैसे K4 में अपनी हमारी हम K4 पे किसी दिन जरूर टाइम निकाल के बात कि करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि डिफरेंट जगहों पे इस तरह का आप जैसे सादिया जैसे कह रही हैं कि इसके अलावा के रोड्स का कब से सुनते आ रहे हैं,
देखिए सिंध गवर्नमेंट कराची में सिर्फ रोड्स का ही तो मसला नहीं है ना, हेल्थ का भी इशू है, एजुकेशन के बहुत सारे मसले हैं। तो हेल्थ में भी जितना सिंध गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पे इतना इन्वेस्ट नहीं हुआ है। अगेन तहसीन साहिबा, मैं कह रहा हूँ इसको लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे, बिकॉज टर्जरी पे काम है, प्राइमरी पे क्या काम है इस पर कभी और बात करेंगे, हेल्थ केयर पे। बट सड़कें धंस गई हैं, गाड़ियां अंदर घुस गई हैं, एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो भाई वहाँ पे जमात का नाजिम है कि पीपी के नाजिम है, उसको एक तरफ रखते हैं। अगेन कमिंग टू द टॉपिक, ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात। आज लोग सुबह दफातर को आए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे एक जगह से दूसरी जगह गए, किराया अभी कम नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ है। ये कब से लागू हो जाएगा, फ्री कब से होगा, और क्या मज़ीद मुज़ाकरात हैं इस पर एक्सपेक्टेड? देखिए मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि वो नोटिफिकेशन होगी, मेरे ख्याल में आज से मंडे से ऑनवर्ड्स जो है ये इस पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी जी आज से। जी बहुत शुक्रिया सैयदा तहसीन आबदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद और इस अहम इक़दाम के हवाले से बात कर रही थी। वेल, हम कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, बट अगेन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है सड़कों का ही बना हुआ है। जैसे तहसीन साहबा खुद भी कह रही थी कि वो जो बात करते हैं कि जी लाहौर जौहर और फला ढिमका, सिर्फ अगर जौहर ही ठीक हो जाए तो ही क्या बात हो जाए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ क्या बात है। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। बैन अल-अक़वामी मंज़रनामे पे डालते हैं नज़र। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सख्त धमकियाँ खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना रही हैं और बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईरान का जवाब भी कम सख्त नहीं है सर। एब्सोल्युटली वाज़े अल्फाज में ये कहा गया है कि अगर जारियत जारी रही तो पूरा खित्ता अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बन सकता है, और मतलब असल ख़तरा जो है वो अब सिर्फ जंग नहीं है बल्कि इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं हमें सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस किस्म की ट्वीट एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उसके बाद जब आप फुट ऑन ग्राउंड करने की बातें कर रहे थे, ऐसे में आपके जहाज़ को जो है हमला किया गया, फिर आपको अपने ही जो है वो एक पायलट को बचाने की कोशिश करनी पड़ी, एंड मीनवाइल द वे आपको ये एक बहुत ही डेंजरस ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा। ये आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल था, और इससे एक दफ़ा फिर से ये जाहिर हो गया कि आप पता नहीं ईरान के बारे में क्या अमेरिका सोच रहा था कि कितनी जल्दी उनको मार दे देंगे, लेकिन एक्चुअली यस इट डिडंट रियली हैपन टू बी अ तरना वाला फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अब जब ये ट्रंप ने धमकी दी है कि जी मंगल यानी कल के दिन की धमकी दी है, आज अगर कोई बात बन जाती है वरना कल से। तो हाँ, आज एक तो बात ये है कि पहले वो धमकी देते कि मैं ये कर दूंगा, फिर एक घंटे बाद ये कहते हैं कि चलें जी मुज़ाकरात कर लेते। तो एक तो इस कंफ्यूजन ने पूरी दुनिया को कंफ्यूज करके रखा हुआ ही है। बट टॉकिंग मिलिटरीली कि जब जहाज़ गिरे हैं और पायलट रेस्क्यू एंड ऑल, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या? वाकई बूट्स एंड ग्राउंड्स इन ईरान, देखते हैं क्या होता है, इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। यू बीइंग वेटरन एयरबोर्न सोल्जर, आपसे शुरुआत ही हम करना चाहेंगे उस वाक़े की जो कि कोई पिछले 10-20 सालों में तो सोच नहीं सकता था। वो जो ब्लैक हॉक्स डाउन हुए थे इन अफ्रीका, उसके बाद से अमेरिका को गालिबन ये पहली अजीमत है जो उठानी पड़ी है कि उनके वॉर प्लेन्स इस तरह डाउन हुए हैं। पहला सवाल मेरा है कि जो F-15E है, ये किस तरह का जहाज़ है? इसके ये क्या मल्टी रोल पर्पज़ है या क्या है, और इसको गिराना क्या इतना ही आसान है? और अमेरिका का जो क्लेम है कि जी हमने इसको खुद ही कर दिया डाउन और तबाह कर दिया, वो जो भी कह रहे हैं, हुआ क्या सारा कुछ, ज़रा ये बताइए। वालेकुम सलाम, और सादिया और फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये F-15 जहाज़ वन ऑफ द मोस्ट बैटल टेस्टेड जहाज़ है अमेरिका का और बहुत ही कामयाब है। बहुत सारी दुनिया में एयर फोर्सेज इसको उड़ा रही हैं, इंक्लूडिंग सऊदी अरब जी। इस जहाज़ की मुख्तलिफ वर्जन जो तकरीबन 50 साल से जब से ये सर्विस में है, ये अपग्रेड होता आया है, यानी क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है, इतना कामयाब ऑपरेशन करता है, और ये मल्टी रोल फाइटर है। इसका मतलब है ये इंटरसेप्टर भी है, और ये जो ई वर्जन F-15E कह रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर स्ट्राइक वर्जन है। दैट मीन्स ये एयर टू ग्राउंड कोई मिशन आपके ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने ज़मीन पर ये कोई तबाही करनी होती है, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ब्रिजेस का आप कहना शुरू है। F-15 उसके लिए इन द हाई सूटेबल जहाज है। ये लो लेवल ज़्यादा ऑब्वियसली पेनिट्रेट करके स्टेल्थ तो नहीं है, लेकिन इसकी बॉम्ब कैरिंग कैपेसिटी और सर्वाइवेबिलिटी बहुत है। ये इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सेफ है। पूरा जो जब से ये उड़ रहा है कॉम्बैट में हार्डली कभी शूट डाउन नहीं हुआ है। पहली दफ़ा ये अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एयर पावर एम्प्लॉयमेंट देखिए बुनियादी तौर पर इफेक्ट क्रिएट करती है। ये जो अभी भी इन्होंने कहा है कि हम ये डिस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे, हम ब्रिजेस करेंगे, ज़ाहिर है एयर से ही करेंगे।
जो जहाज तबाह हो रहे हैं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, देखिए अमेरिका एयरफोर्स इतनी बड़ी है और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी भी इतनी बड़ी है कि उनको 7, 8, 10, 12 जहाज़ों के तबाह होने से न्यूमेरिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। हाँ, फ़र्क पड़ता है तो मोरल में फ़र्क पड़ता है। हम्म, होता ये है कि जब आप इस तरह का जहाज़ शूट हो जाता है तो आपका एक कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। आपका एक एतमाद ख़त्म हो जाता है। वो जो आपके ज़हन में और प्लानिंग के अंदर एक लिबर्टी ऑफ एक्शन होती है कि आप इस तरह जाएँगे, 20, 30, 40 जहाज़ भेजेंगे, 40 के 40 वापस खैरियत से लैंड कर जाएँगे क्योंकि अमेरिका समझता है कि हमने ईरान के ऊपर एक एयर डोमिनेंस कर ली है, यानी हमारा कंप्लीट कंट्रोल है। जी। और ये मैं नहीं कह रहा, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि कुछ दिन पहले प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कहा कि वी हैव कंप्लीट डोमिनेंस ओवर ईरान एयर स्पेस। फिर उनकी जो स्पोक्स पर्सन है व्हाइट हाउस की कैरोलिन, उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली वी कमांड द स्काइज ऑफ ईरान, ये उन्होंने कहा। फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा देयर इज एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस इन ईरान। तो जब आप एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपके ज़हन में होती है तो वो आपका लिबर्टी ऑफ एक्शन एनहांस कर देती है। जब आप इतने पूरे एतमाद होते हैं तो फिर आपको ये पता होता है कि मैं जो भी भेजूंगा वेपन वो वापस खैरियत से आएंगे। लेकिन जब इस तरह की इटरेशन होती है तो आपका सिर्फ ना अपना एतमाद बल्कि इफेक्ट होता है, बल्कि उन पायलट्स का ऑब्वियसली जो मिशन करते हैं उनके जहनों में एक वरीसाम एक सिचुएशन ख्याल आता है कि अगर हम जाएंगे तो शायद निशाना बन जाए, वापस ना आए। और अब ये 15 के 2 पायलट मारे गए हैं, जरा इमेजिन करें ह्यूमन साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। नॉट एज अ फॉर्मर फाइटर पायलट मैं आपको श्योर करा सकता हूँ, हमारी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है, हमें सर्वाइव किया करना सिखाया जाता है, डेजर्ट जी। सर्वाइवल, स्नो सर्वाइवल, जंगल सर्वाइवल, सी सर्वाइवल, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये जरा विजुलाइज करें कि जिस तरह वो पायलट को रेस्क्यू लेट किया गया, शायद जख्मी भी है, तो एक जी। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक जो अपना पूरे एतमाद आप होते हैं कि मैं बस गया मिशन करके और वापस आया, वो खत्म हो जाता है बिकॉज वो Right. डोमिनेंस खत्म कर दी है। और वो प्लानिंग आपकी कटेल आपको फिर करनी पड़ जाती है। मैं अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जब Yeah. आपको पता लगे कि लॉसेस हो रहे हैं, हम्म। ईरान ने कोई ऐसा तरीका कर दिया जिससे वो मार रहे हैं, तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं अपनी प्लानिंग के अंदर। और ये कोई पेट्रियाटिक लड़ाई तो है नहीं। आई मीन ये इसराइल की जंग है जिसे अमेरिका लड़ रहा है। आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, इससे पहले अफगानिस्तान वॉर से जो मरीन्स वापस आए, जो इससे पहले इराक से वापस आए, दे हैड ट्रॉमास ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स बिकॉज दे वर किलिंग किड्स, दे वर किलिंग women, you know, out there. यहाँ पर भी बच्चियाँ निशाना बन रही हैं, बच्चे निशाने बन रहे हैं, बुजुर्ग निशाना बन रहे हैं। सो आई थिंक उसका भी इफेक्ट होता है व्हेन यू नो दैट यू आर फाइटिंग फॉर राइचस, तो आपको आपका मोरल डाउन नहीं होता है। बट व्हेन यू नो कि आप मासूम लोगों को मार रहे हैं, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है। जी सादिया, आई टोटली एग्री। और मैं अभी नहीं कह रहा, जब हमारी जंग मई में हुई थी 2025, और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अर्ज कर देता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है। जब आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड होती है। पहली कॉज होती है, आपने उस वजह को जानना होता है कि मैं इन लोगों पर या इन ब्रिजेस पर या इन डैम्स पर बमबारी क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझे लगे कि मेरे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है, मेरे लोगों का, मेरे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खतरे में इन वजह से है नीचे, तब मुझे बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होता है। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर एक सिविलियन यूज का एक ब्रिज उड़ा देते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो सुपर पावर है, कोई भी ब्रिज उड़ा के वीडियो रिलीज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको प्रैक्टिकली समझता हूं कि ये टैक्टिकल विन है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को स्ट्रेटेजिक विन दिखानी चाहिए। ब्रिजेस से कुछ नहीं होता, ब्रिजेस तो छोटी से छोटी एयरफोर्स भी कोई तबाह कर देगी जाके। अमेरिकन सुपर पावर है, तो वो एक अपने कंपैटिबल टारगेटिंग करे, कंपैटिबल टारगेट करे, जो भी है गलत या सही, वो तो जाहिर है अनएथिकल, उनकी जंग ही अनएथिकल है। लेकिन अपनी जंग को साबित करने के लिए अनएथिकल होने के बावजूद बिहेव एथिकल करना चाहिए, टारगेटिंग एथिकल करनी चाहिए। मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूं कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत एक पूरी दुनिया ने साइन किया हुआ है, हमें भी पढ़ाया जाता था इंटरनेशनल लॉ भी और ये जो एविएशन लॉ भी, उसमें हमें बताया जाता था कि हमने इनोसेंट को, सिविलियंस को, जो मिलिट्री कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे वॉर फाइटिंग के अंदर, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेशन के खिलाफ कोई उसके हम नहीं जाते कि जो डायरेक्ट शामिल ना हो, ब्रिजेस उड़ा दें, रोड उड़ा दें, पानी के रेजरवायर उड़ा दें, बिजली घर उड़ा दें, जस्ट टू पनिश द पीपल। और वो कोशिश पहले भी नाकाम रही है। इस तरह तो ईरानी लोग और यूनाइटेड होते जा रहे हैं, ईरान के तमाम लोग मिलकर ज्यादा नापसंद करते हैं अमेरिका की। अच्छा खालिद साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका जो है, इट्स द एज वी आर टॉकिंग, ये 38वां दिन है अब जंग का, 38th डे। तो यू नो इनिशियली अमेरिका ने जब शुरू किया इसराइल के साथ तो उन्होंने क्लेम किया जी हमने ये कर दिया, वो वाला पार्ट ऑफ द वर्ल्ड खुश हो गया। उसके बाद ईरान ने मेरे ख्याल से 100वीं लहर आज भेजेगा, वो 100th लेयर ऑफ इट्स मिसाइल्स, और ईरान ने अब तक जो किया, दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड वो खुश हो गया, चले जी अमेरिका को टक्कर ही टक्कर दे दी है।
लेकिन भाई 40 दिन हो चुके हैं, दुनिया की ऑन द होल सिचुएशन टाइट हो चुकी है, खराब हो चुकी है। विद दैट क्या इसका कोई एंड, कोई कोना नजर आ रहा है? यूएसएस ट्रिपोली में एम्फीबियस मरीन्स भेज के जी आप ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द ग्राउंड की कोशिश कर रहे हैं, क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं? डू यू सी एनी एंड टू इट? वो तो एक पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगता, बहुत हैवी कैजुअलिटी होगी। वो डिटेल्ड आंसर है मैं, लेकिन जो आप मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का खुद भी क्लैरिटी नहीं है। हम डे वन से बातें कर रहे हैं, इतने दिन गुजरने के बावजूद क्लैरिटी क्या है? अगर आप और मैं लिखना बैठे कि कौन से टारगेट है तो वो शिफ्ट करते रहे। मैं आपको डेट वाइज क्विकली याद करा देता हूँ कि 1 मार्च को, यानी जंग शुरू होने के वेरी नेक्स्ट डे, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं 4 हफ्ते में जंग खत्म करूंगा। वेरी नेक्स्ट डे 2 मार्च को कहा कि जंग 6 हफ्ते चल सकती है और प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फिर 19 मार्च को कहा कि अगर मैं चाहूं तो 2 सेकंड में जंग बंद कर सकता। फिर 23 मार्च को स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका था, उन्होंने कहा मैं 48 घंटे देता हूं वरना मैं इतनी तबाही मचाऊंगा ईरान को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे। 19 मार्च को कहा था, आप देखिए आज क्या तारीख हो गई, अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उनके जो बयानात होते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो शायद वो साइकोलॉजिकल यूज करते हैं एक वॉरफेयर के तौर पर। वो जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वही प्रिडिक्टेबिलिटी, तो वो जो कहते हैं वो नहीं करते और जो कहते हैं वो कहा नहीं होता। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका ऐसा है। जब तक आप गोल शिफ्टिंग करते रहेंगे, जब तक आप टारगेटिंग स्ट्रेटजी नहीं एक अपनी मिलिट्री को देंगे, मिलिट्री फोर्सेस के लीडर्स को और जनरल्स को फायर करके आप टेम्परेरी तो टाइम बाय कर लेंगे। जी। अब अगले जनरल से क्या करें? उनको भी फायर कर देंगे 2 हफ्ते बाद जब नहीं वो ऑब्जेक्टिव होगा। तो इन चीजों से कुछ नहीं होता, मेजरेबल टर्म है। बट अनफॉर्चुनेटली दुनिया को, मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई ऐसी ट्रॉफी देनी चाहिए विच शुड लुक लाइक अ विक्ट्री। वो ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ढूंढ रहे हैं जिसको वो अनाउंस करें। आपने देखा 2 चीजों पे, वो रिजीम चेंज भी कहते हैं मैंने करवा दी हुई है, तो रिजीम चेंज तो बाकी आप खुद बस अंदाजा लगा लीजिए, उससे सख्त गवर्नमेंट है, उनकी बात नहीं मान रही है, नेगोशिएशन नाकाम हो रही है। तो रिजीम चेंज होती और ये अच्छे लोग होते तो आप कॉम्प्रोमाइज कर चुके होते। तो आई थिंक लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है बुनियादी तौर पर। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। मशरिक़ वस्ती में जो सूरत हाल बनी हुई है उसको अपने तजिया साझा कर रहे थे। इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जब से पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी है, हर कोई इस महंगाई के तूफान से वन वे और दी अदर अफेक्ट हो ही रहा है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से रिलीफ के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि ये रिलीफ वाकई क्या आवाम तक पहुंच भी पाएगा या सिर्फ ऐलान तक ही महदूद हो जाएगा। वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम सब्सिडी के नफाज का जायज़ा लिया गया है और ट्रांसपोर्ट या फिर माल बरदार और जो अवामी सहूलत है उसके लिए मज़ीद इकदाम के लिए अरबों रुपए के पैकेज का ऐलान भी सामने आया है। बज़ाहिर तो ये इक़दाम रिलीफ की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो जाता है और अगले दिन 80 रुपये कमी को रिलीफ करार दिया जाता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये पॉलिसी है या फिर रद्द-ए-अमल? LPG सरकारी नर्ख से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही है। घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफे, कुछ लोग तो कह रहे हैं 100 रुपये तक के इजाफे की बात सुनाई दे रही है। तो सवाल अहम यही है कि क्या हुकूमत वाकई आवाम को रिलीफ देगी भी या महंगाई का बोझ सिर्फ शक्ल बदल कर वापस आ रहा है? आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी रऊफ इब्राहिम साहब, आप चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन है। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं इससे पहले के सवाल अपना पोस्ट करूं, हम ऑफ द कैमरा ये बात कर रहे थे और आप हमें कोई ब्रेकिंग दे रहे थे। आपकी आज 12 बजे मीटिंग है और क्या होने जा रहा है? चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया है सब ताजरों को, जाहिर सी बात है इजलास हो रहा है ये लॉकडाउन के लिए। लॉकडाउन नहीं कहें इसको, मुस्तकिल इंतज़ाम करें। पाकिस्तान को बचाना है तो 9 बजे ओपन हो मार्केटें और 8 बजे क्लोज कर दी जाएं। शादी हॉल 10 बजे बंद कर दी जाएं, रेस्टोरेंट 10 बजे बंद कर दी जाएं। पाकिस्तान का भला सोचें ना, डे लाइट में पूरी वर्ल्ड कंट्री देखें, डे लाइट से फायदा उठा रही है। लेकिन हम वही ताजिर बिरादरी भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं कि हम 12 बजे बंद करेंगे, 3 बजे खोलेंगे। कब तक पाकिस्तान को इस नहज पे ले जाएंगे? कब तक? मुझे आप बताएं, ये 2 महीने के लिए रिलीफ या 1.5 में 2 महीने का 1 महीने का रिलीफ, वाई? हमें मुस्तकिल हल चाहिए, यानी हमें 12 महीने इसी पे अमल दरामद कराना चाहिए। तो आप जो बात कर रहे हैं, हम
इस लॉकडाउन या इस सूरत हाल पे कंट्रोल करने की सूरत में तब जाते हैं जब हम खतरे से दो चार हो जाते हैं। देखिए कोविड में तो हम ये कर चुके हैं, कोविड में कर चुके हैं ना, यानी कि ये हो सकता है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आई, मुल्क में बड़े मसाइल आए, तो हमने कहा कि चलें जी अब जरा हम मार्केटों के टाइमिंग ऊपर नीचे कर देते हैं। ये बात ठीक है, हुकूमत को क्रिटिसाइज करें कि भाई रिलीफ पैकेज दें नहीं दें, लेकिन आपने जो बात की सबसे अहम बात है भाई, आगे जिंदगी गुजारने के उसूल जो हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। हमारी अभी हम RLNG को रो रहे हैं, हमारे तो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं ना। तो डिप्लीटेड रिसोर्सेज में दो तरीके हैं, या तो हम बाहर से मांगते रहें, दे दें। अब जो जहां से मांगते थे वहां जंग हो रही तो वो नहीं आ रहा, या फिर हम अपने जिंदगी जीने के उसूल तब्दील कर ले। अब ये उसूल तब्दील करने के लिए हम तैयार हैं। आपने कहा 2 हिस्सों में बटी हुई ताजिर, अभी भी 2 हिस्सों में बटी हुई है, अभी भी इस सूरत हाल में। अरे हाँ, इस सूरत हाल में भी देखें, हम अपनी आदतें नहीं सुधारते। मुझे डॉक्टर ने टाइम दिया है, अभी स्पेशलिस्ट ने टाइम दिया है कि 3 से 5 में आ जाना। मैं 6 बजे जाऊंगा, मिलेगा नहीं। खुदारा इस मुल्क के लिए सोचें, एनर्जी बचाएंगे तो मुल्क बचेगा। आप ये समझें, LPG जो 304 रुपए गवर्नमेंट रेट फिक्स है, आप बताएं गैस सिलेंडर, हमारे यहाँ गैस नहीं है घरों में, आप देखिए लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं वो 480 रुपए किलो क्यों बिक रहा है? क्या ओगरा नोटिस क्यों नहीं लेता? सही है, ओगरा को नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह की ब्लैक मार्केटिंग है। दूसरी आप बताएं कि ये जो एडिबल ऑयल वगैरह देख रहे हैं आप, कि पूरी दुनिया में एक बूम कर रहा है कि आप क्रूड ऑयल देखें कि $70 फी बैरल था और आज 110 के करीब पहुंच चुका है। तो ऑलमोस्ट डबल पे भी हम जा चुके हैं। अगर हम रोना सब हुकूमतों पे डाल देंगे तो ये लेवी हम समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, 100 रुपये लेवी नहीं होनी चाहिए थी, उसको कम करें। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि जंगी माहौल में हम सबसे सेफ कंट्री पाकिस्तान, अगर हमारा दुबई में जो पैसा पड़ा है, UAE में जो दुबई हमसे मांग रहा है कि हमारे 3.5 अरब वापस करो, हमने 1 महीने में 2 अरब उनको देने, हमें एकदम पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर हम अपनी पब्लिक सोचे कि हम किस मुल्क को छोड़ के जा रहे थे, उस मुल्क को जिसके आबा अजदाद हमारे कुर्बानी देके इस पाकिस्तान में आए, 3री नस्ल है, 4थी नस्ल है, हमने अपने मुल्क से ही वफा नहीं की। बिल्कुल, हम तो बाहर जाना पसंद किया, लेकिन वहां से क्या मिला हमको? लात पड़ी है। अब ये समझें कि खुदारा इस मुल्क के लिए $20 अरब जो कानूनी शक्ल है, जो डेटा में है, वही मंगा लें। अच्छा, और बगैर डेटे के $100 अरब वहां पड़े हैं, यानी चंद अशराफिया के, वो भी मंगाएं, पाकिस्तान के लिए मंगाएं। तो आपको इधर इंडस्ट्री का बॉम्ब मिलेगा, इधर आपका स्टेट आपका चलेगा और रोजगार मिलेगा। आए मिल के वतन की खिदमत करें। अच्छा जी, अब्दुल रऊफ साहब ये बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी ताजिर बिरादरी खुद बटी हुई है, कुछ कह रहे हैं ठीक है स्मार्ट लॉकडाउन लगना चाहिए, कुछ नहीं, तो अब वजीर आला साहब के पास चले भी जाते हैं तो ये बटी सोच के साथ जाएंगे तो वहां से कुछ निकलने वाला तो नहीं है। पहले आप लोग आपस में जरा एका कर लें। नहीं हो सकता, एका नहीं हो सकता। देखिए मेरी बात समझें, यहाँ हमारे यहाँ निज़ाम है कि हर आदमी मुख्तलिफ बोलता है कि मैं लीडर हूँ तो मुझे उसकी बात समझनी है। वो नहीं सोचते कि पाकिस्तानी हम कब बनेंगे, ये सोच लानी है, ये तो है नहीं। अच्छा, रेट जब कायम हो जाती है, पेट्रोल का एकदम बम गिरता है ना कि पेट्रोल 55 रुपये बढ़ गए, फिर 138 से फिर 80 रुपये कम हो गए। जब भी तो आप ही सोच रहे थे ना, जब भी आपने अमल दरामद कराया ना, तो ताजिर बिरादरी भी तो सोचे ना, अमल दरामद होता है ना, फिर जब रिट कायम होती है तो अमल दरामद होता है। मुझे ये बताएं कि ये हम बातें तो ज़रूर करेंगे, तो मेरा इशू एक ही है कि मुस्तकिल हल होना चाहिए। ये 2 महीने 3 महीने का लॉकडाउन नहीं होता। तालीमी निज़ाम धर्म भरम है, बच्चे तालीम से महरूम हैं, और जो अभी कैपेसिटी पावर है, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख रहे हैं, कपड़ा, ये तो बात की ज़रूरत है। पहली बेसिक रोटी है, 2 वक्त की रोटी भी अगर कोई खा ले, मैं आपसे यकीन ही कहता हूँ, अगर सर्वे करें मेरे साथ आके, वो बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी, आप उनकी ग्रोसरी, आप कोई आइटम भी ले लें कि वो दवाई कहाँ से लेगा? 25-30 हज़ार तो सैलरी है। तो सर ये जो जखीरा अंदोजी करने वाले हैं, ये भी तो आप ही के साथी हैं ना एक तरीके से। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, देखें उनसे बात करें कि भाई आवाम मर रही है, गरीब हो रही है, जखीरा अंदोजी हो रही है, गवर्नमेंट अपना काम करिए। कितना करेगी गवर्नमेंट? जब बेईमानी का क्या इलाज है? देखें, मैं आपको बताऊँ, जब आप बेईमानी और ईमानदारी में फ़र्क देखें, 95% हमारे ईमानदार लोग हैं, मैं नहीं कह सकता। 5% हमारे वो मुसल्लत किए गए हैं, वो एलीट क्लास हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको कभी भी गर्दन से नहीं पकड़ा गया। जब तक हम उनको लटकाएंगे नहीं,
जब तक ये अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ज़िले इंतज़ामिया सोचे, कमिश्नर, वज़ीर आला सब सोचें कि ये ग्रोसरी आइटम, बेसिक आइटम है खाना। अब आप यकीन माने, घरों में जाएं, वो रो रहे हैं, उनके घर में जो राशन लेके जाने वाले 25,000 जेब में हैं, और वो पहले तो बिजली का बिल लेके आ जाती है वाइफ कि भाई ये तुम्हारा बिजली का बिल है, तो पहले उसका पूरा करे, फिर बच्चों को फीस पूरा करे, फिर दवाइयाँ पूरी करे, फिर खाना पूरा करे। मुझे बता दें आप, कहीं जो आप कैपेसिटी पावर आप कपड़े में लें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लें, दूसरे आइटम लें, वहाँ कैपेसिटी पावर खत्म हो चुका है। अच्छा इब्राहिम साहब, एक आखिरी चीज़ देखें, आप ये कह रहे हैं कि यार 95% लोग सही हैं, 5% खराब है। वही तो और ये भी कि हुकूमत जो है वो ऑलरेडी इन कामों में बिजी है। क्या कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि आप खुद माशाल्लाह एक पोस्ट पे हैं, एक लीडर हैं, आइडेंटिफाई करें उन लोगों को और जाके बताएं हुकूमत को कि भाई ये लोग हैं? अभी तो सब हम बात ही कर रहे थे ना कि उनसे रिक्वेस्ट नहीं करें, रिक्वेस्ट की बात नहीं है, पकड़वाएं, ठीक है, आइडेंटिफाई कराएं उन ब्लैक शीप्स को, और फिर ताकि ये मामला हमेशा के लिए हल हो ना। देखिए मैं आपको एक बात ज़रा वाज़ेह कर दूं जी कि मैंने कंप्लेंट बहुत की है। ओके, मैंने जितनी कंप्लेंट की है ना, वो तो मेरा ख्याल है मिसाल होगी, लेकिन वो ये होता है कि कंप्लेंट वाले की कंप्लेंट तो ले ली जाती है, फिर ले दे के काम हो जाता है। तो अच्छा। यहाँ तो ये निज़ाम है। तो हमारे पास जब तक ईमानदारी, बेसिक, हमें पाकिस्तान की सोच लानी है। फील्ड मार्शल साहब 3 महाजों पे लड़ रहे हैं, अब वो क्या हर चीज़ में हम फील्ड मार्शल एक दफ़ा आज फिर ज़रा सीएम साहब से निशानदेही तो करें, आपकी अहम मीटिंग है उनके साथ, उनको बोलें सर इन लोगों का कुछ करें, ये जो 5% की लीड बैठी हुई है, खा रही है कौम को। मेरी बात सुने, देखें आप चीनी में, मैं आपको पहले बताता चाह रहा हूँ कि चीनी में जो एक मीटिंग हुई शुगर मिल एसोसिएशन की, उन्होंने कहा जी हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। मुझे खुद आ रहा इस वतन अजीज़ के लिए, जब हमारे क्लाइमेट चेंज हैं, सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का ख्याल करें, जब इंसान के पास खाना नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल। आप देखें, उसके लिए एक्सपोर्ट की इजाज़त मांग रहे हैं। हमारे पास चीनी इतनी है कि हमारी ज़रूरत पूरी करेगा, तो फिर हम एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, जिससे पिछली 2 हुकूमतों में हुआ। इमरान खान के दौर में एक्सपोर्ट कर दें, फिर इंपोर्ट कर लें, फिर एक्सपोर्ट कर लें, फिर इंपोर्ट कर लें। सही। कब तक करेंगे? अगर ये आटे में भी, मैं आपको ये तवज्जुह से आपको कहना चाह रहा हूँ कि आटा जो हमारे पास 94 और 115 में बिक रहा है, खुदारा इस पे भी एक्सपोर्ट के लिए ना सोचिएगा, क्योंकि हमारी और मौसर हमें अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट पॉलिसी। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। कभी भी अमल दरामद बिल्कुल वक्त की कमी है। सिर्फ इस वक्त अजीज के लिए मैं ये मातम कर रहा हूँ, तो खुदारा मिडिल लोगों के लिए सोचें, गरीबों के लिए सोचें, आए मिलके पाकिस्तान का साथ। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब, हमारी भी यही उम्मीद है कि किसी तरह से इक़दामात ऐसे उठाए जाए कि आवाम तक वो पहुँच सके। वक्त हो गया एक ब्रेक का, सी आपको बस। वेलकम बैक अगेन। चलिए ज़रा कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पीएसएल आगे बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 एडिशन जो आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ मैचेस बहुत ही सनसनीखेज हुए। हम तो इसी बात पर खुश हैं कि सम हाउ मैचेस हो पा रहे हैं, क्योंकि लाहौर में भी सम हाउ एक मैच नहीं तो अगला मैच बारिश से अफेक्ट होता है, कुछ डिले हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही अबैंडन हो रहे हैं। वेल कजाज स्टेडियम कल जो है वो एक मैच खेला गया, दैट वाज मुल्तान सुल्तान वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। लॉट ऑफ पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कल क्वेटा बहुत अच्छा कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 6 विकेटों से हार गई। 167 रन का हदफ था और मुल्तान सुल्तान ने बड़े ही इजीली कॉन्फिडेंस के साथ 18वें ओवर में ये टारगेट अचीव कर लिया था। कंसेक्यूटिवली दूसरे दिन एक कंफर्टेबल विक्ट्री जो है वो हमने एक साइड के लिए देखी है, और स्टीवन स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और जैसे कि हम अपने इब्तदाइये में भी कह रहे थे कि ऊपर से स्टीवन स्मिथ और शाहजादा फरहान तो अच्छी इनिंग्स खेल ही रहे हैं, बट मिडिल ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा अनसंग रहे हैं शान मसूद, वो उन्होंने एक मैच पहले भी बड़ी तगड़ी इनिंग खेली थी और कल भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और क्वेटा हैज़ बीन लाइक, क्वेटा की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कल सऊद शकील उनके कप्तान, उन्होंने ख़ुद को डाउन दी ऑर्डर किया, ख्वाजा नाफे को ऊपर भेजा, ख्वाजा नाफे नाकाम रहे और फिर कोई भी उनका बैट्समैन जो है वो टिक के नहीं खेल सका। टू द फैक्ट कि जब उनकी पार्टनरशिप लगी तब तक
उनके मामला जो है ख़राब होते रहे। वेल, हम इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ़ार और सैयद हैदर अली। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गफ़ार भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। मुल्तान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में आ गई है, किंग्स को पीछे छोड़ के अब वो नंबर 1 पे आ गई है। मुल्तान सुल्तान्स की इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया आपका। और देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान से मतलब मुझे जो तवक्कुआत थी उससे बढ़कर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि एस्टर टर्नर उनके कप्तान, वहाँ भी मैनेजमेंट चेंज हुई। एक तरह से मैं उसको नई टीम ही बोलता हूँ इस सीज़न के लिए, लेकिन इम्प्रेसिव हैं। चूँकि मुसलसल जीत रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। और एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है उनकी, कि जो उन्होंने प्लान बना लिए थे ना शुरू में, उसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चाहे वो आप नवाज़ की बात करें, आप बात करते हैं उनके पास जो दीगर ऑप्शन है, जैसे एस्टर टर्नर हैं, पीटर सडल को खिला रहे हैं तो प्रॉपर खिला रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो उनके पास साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ और इस तरह की जो उनके बैटिंग है, तो उन्होंने अपने प्लान्स बड़े सिंपल रखे हैं। शान मसूद को लोग T20 का इतना बड़ा बैटर कुछ अरसे से रेट नहीं कर रहे, बट उनको पिक भी किया और उनको जहाँ खिला रहे हैं और उनको वहाँ पे फिक्स कर दिया है। सो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है मुल्तान सुल्तान की, कि ऑन पेपर अगर हम उससे अब भी पूछे ना, तो शायद वो कुछ टीमों के मुकाबले में इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे थे, बट यही T20 क्रिकेट है। रावलपिंडी में बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं, बट वो टीम हार रही है। मुल्तान जो है ना, वो उनकी जो पिक्स हैं वो कोई बहुत स्टार्ट स्टडेड नहीं है, बट उन्होंने काम लेना सीखा हुआ है। यही एक अच्छी मैनेजमेंट की और कप्तान की निशानी होती है। मैं पूरा क्रेडिट उनकी मैनेजमेंट को दूंगा, उनके कप्तान को, कि उन्होंने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और यही एक कप्तान की अच्छी निशानी होती है कि वो बड़े नामों से तो सब परफॉर्मेंस ले लेते हैं बड़ी टीम से, बट मेरे अपने ख्याल में बड़ी स्मार्ट पिक की और उनके ऊपर स्टिक किया हुआ। जहाँ तक मैं बात करूँगा कोयटा ग्लेडिएटर्स की, आपको याद होगा हमने बात की थी खेल के जुनून में भी, कि कोयटा का एक प्रॉब्लम रहा है ओवर द ईयर्स। लास्ट सीजन तो अच्छा खेले थे, बट जब वो हारते हैं तो हारते ही चले जाते हैं। सो कोयटा के लिए मुझे लग रहा है थोड़े से अलार्म बेल जो है ना वो रिंग हो गए हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट जो हारें होती है ना, वो यही दिखाती है कि भाई आपकी मैनेजमेंट में प्रॉब्ली कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कोयटा पर आगे चलकर बात करेंगे। हैदर साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। हैदर भाई, एक तो ये कि जाहिर है साहबजादा फरहान अभी से नहीं, हम पहले से वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उनके लिए अच्छा ये है कि डाउन द लाइन में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्मिथ इतना अच्छा कर पाएंगे, बल्कि पहले मैच में जब वो चले थे तो सबने बोला था भाई पूरी लीग में देखते हैं कैसा करते हैं, ये एक आध मैच अच्छा खेलते हैं, पूरी लीग नहीं अच्छी खेलते हैं। लेकिन ये उनकी तीसरी कंसिस्टेंट अच्छी परफॉर्मेंस है। तो ऊपर से साहबजादा फरहान टीम के लिए करते हैं, फिर स्मिथ भी आगे इनिंग्स को आगे लेकर चलते हैं। ये बड़ा अच्छा हो रहा है मुल्तान के लिए। बिल्कुल। देखें, उनकी फॉर्म जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बड़ी अच्छी चल रही है और लकी भी हैं कि उनको चांसेस भी मिल रहे हैं बैटिंग अच्छी करने के। तो जब आप एक एज ए बैटर आपको चांसेस भी मिलते हैं और आपकी बैटिंग जो है वो क्लिक भी कर रही होती है, तो फिर रन्स आना आसान हो जाते हैं। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये मुल्तान सुल्तान्स के लिए कि उनका ओपनिंग जो स्लॉट है बड़ा कामयाब जा रहा है। दूसरी टीमों में अगर आप देखें तो एक दो टीमें ही हैं, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनका ओपनिंग स्लॉट अच्छा जा रहा है, वरना कोयटा ग्लेडिएटर्स हैं या हैदराबाद किंग्समैन है, दूसरे वो सब जो है सो जिद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन मुल्तान का जो है और इस्लामाबाद का, ये दोनों जो है बड़े ओपनिंग स्टैंड जो है उनके बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो साहबजादा फरहान की जो मुझे एक नई चीज़ नजर आई है PSL में इस दफा, वो ये है कि थोड़ा सा वो लाइन में आके खेलना है। जैसे वो क्रॉस मारते थे, बहुत ज्यादा स्लॉट शॉट खेलते थे, वो चीज नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे हैं अपनी बैटिंग को थोड़ा मेंटेन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है उनकी बैटिंग में तब्दीली। ओके, अच्छा गफ़ार, आपकी तरफ में आऊँ तो अब ज़रा कोयटा की बात करें। बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने तब्दीली भी करके देख ली है, लेकिन कोई खातिर खा फ़ायदा मिला नहीं उन्हें। क्या इशूज़ चल रहे हैं कोयटा के साथ? उन्हें टॉप के स्पिनर्स भी उनके पास अच्छे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी, बट क्लिक नहीं हो रहा कुछ। आपको याद होगा कि मैंने कल एक शो में बात की थी, हमारे यहाँ जो बॉल पे शो होता है उसमें मैंने कहा था कि कुछ टीमों को ना अपने फॉरेन प्लेयर्स को देखना पड़ेगा। ये बड़ी खुली हकीकत है, किसी को अच्छी लगे या बुरी। पेशावर ज़ल्मी वो वाइस फ्रेंचाइज थी 1-2 साल पहले, जब उन्होंने हारिस को, साइम को, बाबर को टॉप 3 में खिलाया था और पाकिस्तान ओरिएंटेड एक बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइन बनी थी T20 की। लेकिन अगर आप कोयटा की बैटिंग लाइन देखें तो उनके पास जो है ना वो ख्वाजा नाफे, शामिल और सऊद शकील आपको टॉप 3 में दिखाई देंगे, फिर हसन नवाज आ रहे हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपके पास कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर है, रायली रोसो
बहुत बड़े परफॉर्मर है पीएसएल के, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये उनके आखिरी 1-2 सीजन में से एक हो सकता है। उनकी अच्छा। परफॉर्मेंस Right. नहीं है, वो मुझे लग नहीं रहे उस तरह के जैसे वो एक ज़माने में होते थे। तो Intent कोयटा का नहीं। मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास जैकब्स हैं या आपके पास और कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, या अगर अब हम बात करते हैं रायली रोसो की, दे हैव टू बी इन द टॉप 3। आपने बिल्कुल सही बात की कि आज सौशकीन नीचे आए, वो खेल भी रहे थे, लेकिन आपको अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलना है ना, खास तौर पर अब 3 टीमों के पास गलती की गुंजाइश कम होती जा रही है। जी। रावलपिंडी, कोयटा और इसी तरह अगर हम बात करते हैं जो एक और टीम नीचे है, कि हैदराबाद। अगर आपके पास इस वक्त जो है ना, हैदराबाद की मैं बात कर रहा था, तो आपको अब एग्रेसिव ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। आपको पावर प्ले में इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाकर उनसे एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी कि वो आपको मैच में आगे लेके चलें। मुझे कोयटा की हिकमत अमली समझ नहीं आई, जो कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था ये रायली रोसो को नंबर 3 पे लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत अरसे मतलब पाकिस्तान सुपर लीग खेलते रहे हैं। उनसे अब ऐसा काम लेना जो उनसे आपको रिक्वायर्ड है। कोयटा की टॉप 3 में मुझे पावर प्ले के अंदर जो है ना वो रन रेट का इशू नज़र आ रहा है। फिर ख्वाजा नाफे जो है नहीं वो चल पाए, अगर आप या। देखें तो उनको ओपन करा लिया, तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है ना वो कंफ्यूजन का शिकार है। हैदर ठीक है, हैदर भाई कंसिस्टेंटली शान नीचे आकर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। क्या हमें अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान टीम के लिए कोई मिडिल ऑर्डर का बैटर तो नहीं मिलने जा रहा है? बिकॉज नंबर तो उन्होंने भी चेंज किया नहीं, इज डूइंग कंसिस्टेंटली वेरी वेल। नहीं, शान बहुत अच्छे बैट्समैन है और आप देखें कि उन्होंने लास्ट जो अपना T20 वर्ल्ड कप खेला था ऑस्ट्रेलिया में, जी। तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले थे और उसके बाद फिर उनको चांस नहीं दिया गया। और शान मसूद की अगर टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग देखें तो वहाँ भी वो बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, एग्रेशन है उनके पास। फिर शान की एक अच्छी बात यह है कि वो रन रेट पर बड़ा फोकस करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी बड़ी अच्छी है, फिटनेस बहुत ज़बरदस्त है उनकी। तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी हैं जो हमारे कुछ दूसरे बैट्समैनों के पास नहीं है। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे जो सेलेक्टर्स का जो एक माइंड सेट है, उसने फैसला कर लिया है कि इसको यहाँ खिलाना है, सिर्फ इसको यहाँ खिलाना है। वरना शान मसूद, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाकिस्तान की T20 टीम के लिए अभी भी खेल सकते थे और बड़ा अच्छा खेल सकते थे, बड़ा अच्छा वो पाकिस्तान टीम को जो है वो रन्स बना के दे सकते थे। लेकिन चूंकि माइंड सेट ऐसा बना है उनको नहीं खिलाना, तो अब वो चाहे जितने भी रन्स कर लें PSL में, लेकिन उनको मेरे ख्याल से पाकिस्तान T20 टीम में अब उनको जगह नहीं मिल पाएगी। ओके How sad, ओके, how लेट्स सी sad. लेट्स सी। अच्छा गफ्फार, परसों वाले मैच में भी हमने देखा कि पहले बैटिंग जो कर रही थी टीम पिंडीज, उनको बहुत दिक्कत हुई, और कल के मैच में कोयटा को पहले बैटिंग करते हुए बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस में जो सेकंड साइड आ रही है बैटिंग, वो ऐसी कर रही है जैसे ये पिच तो बहुत ही सीधी थी। पहली Yeah. साइड ऐसा लग रहा है जैसे वो Yeah. पता नहीं पर्थ में खेल रहे हैं, वाका में खेल रहे हैं। सो लाइट्स हैं, बारिश का होना है, और उसके बाद की कंडीशंस चेंज होना है पहली इनिंग्स के लिए। मसला क्या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर आप रावलपिंडीज़ की बात कर रहे हैं और कोयटा की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ बैटिंग उस तरह की नहीं हुई है, और जो अपोजिशन की बॉलिंग है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। इस्लामाबाद ने उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर आप आज देखें, यानी कि इस मैच में देखें, तो आपको नवाज अच्छी बॉलिंग करते दिखाई देंगे। इसी तरह आपको जो है फैसल अकरम, इरफात मिन्हाज, इनका एक अच्छा स्पिन ट्राइका बन गया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इस्लामाबाद की पहले बैटिंग आ जाती उस मैच में, और आज की अगर हम इस मैच की बात करते हैं जो कल रात हुआ, मुल्तान सुल्तान की अगर पहले बैटिंग आती तो शायद हालात डिफरेंट होते। आपकी अप्रोच बड़ी हद तक ये वादे करती है कि आप किस तरह का खेल सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि रावलपिंडीज़ का भी बैटिंग ऑर्डर सही होने वाला है, और मुल्तान का भी, क्योंकि कोयटा का भी, क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 3 टाइटल जीते हैं, लाहौर तो चले अलग गेम है ना, उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि फ़खर जमान जैसा प्लेयर उनके पास मौजूद है, तो वो एक इंटेग्रल पार्ट रहे उनकी जीत का। लेकिन बाकी टीमों में इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो जीत का राज हमेशा रहा है ना, वो अपने टॉप 3 में 2 फॉरेन तगड़े प्लेयर लेके आते हैं और पावर प्ले में उनकी धुलाई शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो टीमें इस मंत्रा पे चलेंगी, उन्हीं का आगे चल के जो है ना सिचुएशन अच्छी होगी। या तो फिर आपके बाबर आजम जैसा सॉलिड प्लेयर हो, फ़खर जमान जैसा वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर हो पाकिस्तानी। अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने टॉप 3 में लाएं। मैं ये बड़े दुख से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स कुछ टीमों में जहाँ टॉप 3 में मौजूद हैं, वो उतने इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हैं जितने के शायद फॉरेन प्लेयर होते हैं। हैदर भाई, मुझे ना आज के मैच के बारे में आपसे बात करना है, बट बिफोर दैट, कल मुल्तान का मैच हुआ है, आज फिर मुल्तान का मैच है। आई एम अवेयर कि अगला कराची लेग भी शुरू होने जा रहा है। 2 ऑफ द टीम्स हैव कम टू कराची, बट डोंट यू फील, एक तो वो जो गैप डे चौथे दिन ही 5वें दिन दे दिया गया था, दूसरा ये 2 टीमों के आपने कंसेक्यूटिव मैच, आपको थोड़ा सा समझ में आता है कि कुछ अच्छा स्केड्यूल नहीं बना है?
हाँ, बिल्कुल सबको फ़ील हो रहा है कि सेगमेंट अच्छा नहीं बना है और मैचेस की जो तरतीब रखी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब पेशावर के मैच जो है तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद होंगे, कराची के मैच भी 4-5 दिन का गैप है। तो जी। उससे प्लेयर्स के जो कॉम्बिनेशन है उसमें थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है। फिर एकदम से 2 मैच खेलना पड़े। टी20 क्रिकेट खेलना आसान काम नहीं है। आपके बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है, मेंटली भी होता है, फिज़िकली भी होता है। कल मुल्तान ने मैच खेला, आज फिर खेलना पड़ेगा। फिर मुल्तान की टीम जो है वो नई टीम एक तरह से नई बनी है, तो उनके लिए अपना अपने आप को कंबाइन रखना भी उनके लिए एक क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा जो पीएसएल की जो जिन लोगों ने ये बनाए हैं, ड्राफ्ट्स बनाए हैं, जी। उनको ख़्याल रखना चाहिए था कि हर टीम के 1-2 दिन के बाद मैच होना चाहिए था, ताकि उससे एक तो प्लेयर्स जो होते हैं वो चार्ज रहते हैं, फ़ोकस रहते हैं। दूसरी बात ये है कि वो अपने आप को रिस्टोर भी कर अपनी एनर्जी रिस्टोर कर लेते हैं। तो गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन बहरहाल अब हो सकता है उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से उनको ऐसा करना पड़ा। तो टीमें अफ़ेक्ट हुई हैं, पेशावर अफ़ेक्ट हुई है, हैदराबाद अफ़ेक्ट हुई है। लेकिन अब देख रहे हैं कराची का लेग जब शुरू होगा, क्योंकि कराची की पिच जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगी। कराची में 4 पिचें हैं, 4 पिचों पे इनको 12 या 14 मैच खेलने हैं। तो इसका मतलब एक पिच में 3 मैच होंगे और तीसरा मैच जो होगा उसमें डबल पेस हो जाएगा। जब डबल पेस होगा तो बॉलें जो है डोमिनेट करेंगे। ड्यू फैक्टर भी, मुझे नहीं पता कराची में इस वक़्त क्या पोज़ीशन है, लेकिन ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो फिर बाद में जो टीम बॉलिंग कर रही होगी उसके लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो होगा कराची में इन लाहौर से। कंपैरिजन ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया क्योंकि कराची में कई साल बाद अप्रैल में वो गर्मी नहीं है और बारिशें भी हैं। तो अब देखते हैं कि उसका सिचुएशन क्या बनती है। वन लास्ट थिंग जो गफ्फार मैं आपसे जानना चाहूँगा, मिनाज ब्रदर्स भाई क्या कमाल की जो है ये जोड़ी है और एक मुल्तान में एक इस्लामाबाद में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। बैटिंग में समीर बहुत अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तान का नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है और अरफात ने भी कल ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा के ये बता दिया है कि ऑलराउंडर होता कैसे है। कैसे कहेंगे सर इनको बोर्ड को बहुत टेक्टफुली इस टैलेंट को आगे लेके चलना होगा? बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें समीर मिन्हाज की शक्ल में एक ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा है जिसको आप कहते हैं ना कि ये अगले 8-10 साल खेल सकता है। जैसे बाबर आजम को कभी हमने आइडेंटिफाई किया था, अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब भी आइडेंटिफाई हुए थे, लेकिन यही बात है कि यहीं पे इस टॉपिक को ना थोड़ा सा सेंसिबली हैंडल कर लिया जाए। ये पीएसएल है, इस पीएसएल के अंदर लड़कों को आप खुलकर खेलने दें, परफॉर्म करने दें, लेकिन जल्दबाजी करके उनको टीम में मत लाएं। लेकिन अच्छा लग रहा है कि मिन्हाज जो ब्रदर्स हैं बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आती है। मैंने पहले भी बताया था एक शो अपने शो के अंदर कि उनके वालिद ने उन पर बहुत मेहनत की है। बहुत नीचे लेवल से ये लड़के खेलते हुए आ रहे हैं और क्रिकेटिंग फैमिली है। उनके वालिद ने खुद भी पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेली हुई है। अब वो फोटोग्राफी भी कर रहे हैं बच्चों के लिए और प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों बच्चों में टैलेंट बहुत है। अरफात बिल्कुल डिफरेंट हैं, समीर तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, अरफात ऑलराउंडर हैं। दोनों के अंदर ना वो चीज़ नज़र आती है जो मैच्योरिटी और एक थोड़ा सा कहते हैं ना गेम अवेयरनेस भी है। और बस ख्याल ये रखना है कि ये लड़के अच्छे कोचेस के हाथों में रहें, इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट को चेंज ना किया जाए। ख़ासतौर पर समीर मिन्हाज की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे चल के इन लड़कों को दोनों को और इनके अलावा जितने यंग टैलेंट है आप फर्स्ट क्लास में इनको थोड़ा सा ग्रिंड करवाएं और उसके बाद सोचें कि अब इनको जो है ना हमने पाकिस्तान के लिए कहाँ इस्तेमाल करना है। लेकिन 1-2 साल अभी ठहर जाएं ज़रा। राइट, बहुत शुक्रिया गफ़ार और बहुत शुक्रिया हैदर भाई आप दोनों का। और यकीनन जो मैं बात की है कि इन दोनों जो टैलेंट है द मिनाज ब्रदर्स उसको बोर्ड को बहुत टेक्टफुली टैकल करना चाहिए। और इसी हवाले से इनके जो वालिद हैं उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। सो इनके वालिद जो हैं इस वक्त वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं इन द पीएसएल। तो जो वालिद साहब हैं वो अपने बेटों को तरक्की करते हुए HD वर्जन में देख रहे हैं। विटनेस करें HD वर्जन में। वेल जिंक्स और नजर ना लगे इन दोनों लड़कों को, बहुत अच्छा आगे जाकर भी हाँ पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहे, इनको मौके वहाँ मिले जो इनके लिए ज़रूरी है। वेल इसी दुआ के साथ वी टेकिंग अ लिटिल बिट ब्रेक। सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक। आज 6 अप्रैल है और दुनिया भर में खेल को अमन और तरक्की के पैगाम के तौर पे मनाने का दिन है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं है
बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया भी है। काश को ये जाके हमें बराबर में पड़ोसियों को बता दें। जी जी, रिमाइंड करवा दे, पता तो हाँ। उनको होगा, इग्नोर पे इग्नोर करते जा रहे हैं। स्पोर्ट्स को जो है वो हम बिल्डिंग ब्रिजेस की बात तो हम इसके लिए करते हैं, और दूसरा ये कि ये आपको अब सोशलाइज करने का भी एक बेहतरीन तरीका है, और आपके अपने मुल्क में ही स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को मज़ीद बढ़ाकर आप लोगों को ये मौके देते हैं कि वो ना सिर्फ सोशलाइज करें, एक दूसरे के कल्चर को पहचाने, बल्कि अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आपके मुल्क का भी एक सॉफ्ट इमेज जब हम जाते हैं इंटरनेशनल ही उसको बढ़ाते हैं। एक तरफ तो दुनिया खेल के ज़रिए बराबरी और भाईचारे का पैगाम दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं खिलाड़ी हाथ मिलाने से इनकार भी कर रहे हैं, और कहीं लसानी और इलाकाई तासुब की बुनियाद पर नहीं लीग से अपना जो है वो बाहर भी होते नजर आते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है। हकीकत ये है कि आज के दौर में खेल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैदान में नहीं है बल्कि जहनों में है। खेल के स्पिरिट की, हमें ऐसे स्पिरिट की ज़रूरत है, ऐसे खेलों की ज़रूरत है जो नफरत नहीं हम आहंगी पैदा करे, जो तकसीम नहीं इत्तेहाद का पैगाम दे। क्योंकि जब खेल भी तासुब का शिकार हो जाए तो फिर अमन का ख्वाब पूरा कैसे होगा। तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि असल जीत ट्रॉफी नहीं है बल्कि वो रिस्पेक्ट है, वो एहतराम है जो खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को देता है। और अगर खेल में बर्दाश्त, इज्जत और बराबरी ना रही तो फिर मैदान सिर्फ मुकाबले का नहीं, तनाज़े का मरकज़ बन जाएगा, जो कि हमने इससे पहले देखा भी है और बार बार देखा है। और देयर आर सम पीपल जो कभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीखते बल्कि अपनी हट धर भी दिखाते हैं। आई रियली होप आज के दिन से ही कुछ सीख लें। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कुछ बात कर लेते हैं पढ़ाई लिखाई की। और कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात सर पर हैं, मगर तैयारी तलबा की जो है वो नहीं हो पाई। उसकी वजह यह है कि निज़ाम की नाकामी एक दफ़ा फिर से जो है वो सामने आई है। लाखों ऐसे तलबा हैं जिन्हें अभी तक उनके एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से इम्तिहानी हॉल में बैठकर अपने एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि एक तो एडमिट कार्ड्स और फिर इम्तिहानी सेंटर की तलाश, ये दोनों एक ऐसे मुश्किल मरहले होते हैं हर स्टूडेंट के लिए। और हर दफ़ा ये हम देखते हैं कि इसमें कभी ना कभी कोई बदनज़मी ज़रूर सामने आती है। कुछ बच्चों को एडमिट कार्ड्स नहीं मिलते, जिनको एडमिट कार्ड्स मिल जाते हैं उनको अपने इम्तिहानी सेंटर्स का नहीं पता चलता। और कई बार ऐसा भी होता है कि इम्तिहानी सेंटर्स पे पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि डिफरेंट ब्लॉक में जाके उनको अपने एग्जाम्स देने हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है। अच्छा, सानवी तालीमी बोर्ड के दावे अपनी जगह, मगर जो सिचुएशन सामने आ रही है कि पोर्टल बैठ गया और बच्चों तक जो है वो लेट पहुंचा, अब पीछे हकीकत क्या है? सैयद तारिक शाह, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक साहब, डिले किया गया है, 7 के बजाय 10 के होंगे, पीछे रीज़न क्या है? असल रीज़न क्या है, आप बता सकते हैं? देखें, इशू तो बहुत बड़ा संगीन है। वो ये है कि देखें, पूरे पाकिस्तान में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एडमिट कार्ड जो हैं वो टाइमली दे दिए जाते हैं ताकि बच्चे आराम से जो है ना वो एक तरफ से हो जाए कि भाई हमें एडमिट कार्ड मिल चुका है, नाउ वी आर एनरोल्ड फॉर दी एग्जामिनेशन। और उनको सेंटर पता होता है, उनके माँ बाप के साथ जाके वो सेंटर भी देख कर आते हैं ताकि सुबह के टाइम जब वो जाना हो उनको पेपर के लिए तो जब कोई टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो ट्यूसडे को एग्जामिनेशन स्केड्यूल था और संडे तक जो है, संडे की रात तक जो है ना कोई भी जो है वो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था कि जो है ना एडमिट कार्ड मिल जाए। 70% ऑफ द स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिले थे। और एडमिट कार्ड का प्रोसीजर ये होता है कि एडमिट कार्ड पहले स्कूल को इशू किए जाते हैं, उसके बाद फिर वो डिस्पर्स होते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर स्कूल को ही नहीं मिलेंगे तो बच्चों को कैसे डिस्पर्स किए जाएंगे? और अगर एक बच्चा भी एग्जामिनेशन से रह जाता है तो उसकी गफलत जो है वो किसकी, कौन जिम्मेदार होगा और कौन जो है उसको रेक्टिफाई करवाएगा बाद में? तो ये बहुत बड़ा एक इशू था जिसको हमने उठाया हुआ था। मीडिया के आपके तवज्जुह से भी हमने इसको इशू को हाईलाइट किया, चेयरमैन साहब से भी बात की, इवन मिनिस्टर साहब से भी बात की, इस्माइल राव साहब से, कि इस सिचुएशन के अंदर अगर एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, आपका सर्वर अगर डाउन हो गया है, इतना सर्वर को इतना केपेबल होना चाहिए था कि 3,80,000 से ज्यादा बच्चे अगर आपके पास मौजूद थे तो सर्वर भी उसी हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि पेमेंट तो आपने बच्चों से एग्जामिनेशन के लिए। बिल्कुल तारिक साहब, आप हर साल ही कुछ बच्चे रह जाते हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिलते, कुछ बच्चे होते हैं जिनको सेंटर्स का पता नहीं चलता। जो अच्छे स्कूलों में बच्चे होते हैं वो ठीक है, जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल में होते हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। ये पोर्टल में लास्ट ही टाइम इतना बर्डन क्यों डालना है कि पूरे शहर के एडमिट कार्ड वहां पर आ रहे हैं वो बैठ जाए? ये प्रोसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरा किया भी तो जा सकता है। एग्जैक्टली टेक्निकल है कि देखिए, आप अगर 10 दिन पहले ये इशू करना शुरू कर देते तो शायद आपके पास सर्वर पे इतना लोड भी नहीं पड़ता। अच्छा, और इसमें कोई साइंस नहीं है
हमने जो एनरोलमेंट जो हम फिल आउट करते हैं स्कूल बच्चों के, वो हम ऑनलाइन भरते हैं उनके पोर्टल के ऊपर, और उसी पोर्टल के ऊपर एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। जी तो एडमिट कार्ड इशू करना कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं थी कि आपको तो सिर्फ एक कमांड देनी थी और वहां पर वो इशू हो जाते। ये टाइम तो डिले जब होता है ना, जब आपको मैनुअली हाथ से लिखना पड़ा होता। अच्छा, पहले जब ये डिजिटलाइज नहीं था तो पहले ये हमें कहा जाता था कि एडमिट कार्ड मैनुअल होते हैं, मैनुअल लिखने में टाइम लगता है, चीजें टाइम होती हैं, में टाइम लगता है, इशू करने में टाइम लगता है। जी तो अब सारा कसूर सर्वर का होता है। अच्छा, अगर आपने बच्चों से भारी भरकम फीस भी ली है तो आप सर्वर भी उसी हिसाब से बनाएं। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध मेरे ख्याल से इतना तो जी केपेबल है कि वो अच्छे सर्वर्स डिप्लॉय कर सकता था इतने अहम शहर के अहम बोर्ड के लिए। अच्छा तारिक साहब, कुछ आदाद शुमार सामने आए हैं, कितने हम्म स्कूल्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं मिल पाए हैं? देखिए 70% जो है वो उनको नहीं मिला हैं? था संडे की या रात तक। आज सुबह से उन्होंने 70%। कहा था कि 9 बजे से मिलना शुरू होगा। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो जाए। और अब तो टाइम भी है हमारे पास, 10 तक स्कूल जो जो एग्जामिनेशन है वो आगे तक चले गए। तारिक तो साहब, आप आप कह होपफुल रहे हैं कि अब हैं चीजों को पीसफुली डील कर लिया जाएगा। 70%, हम तो ये सोच रहे थे कि 70-80% मिले होंगे नो नो इतनी 70% बड़ी तादाद में, तो सर्वर बैठ गया होगा इतना सारा काम कर करके। 30% स्कूल्स और बच्चों को मिले हैं। आई मीन, फिर तो मतलब ये लोड किस नहीं, चीज ऐसा का था नहीं है ना। अगर जब भी तो 70% आप को देखिए, नहीं? जब भी तो हम 2 दिन से आपके मीडिया के तवज्जुह से इस पे शोर मचा रहे हैं। हाँ, और अब ये जो 3 दिन आगे किए हैं ये भी बच्चों के लिए मुश्किल ही है ना कि अब आएगा तब आएगा, स्कूल जाके मिलेगा, मतलब। और आखिरी दिनों में तो बच्चे स्कूल जा भी नहीं रहे होते, वो एग्जाम्स की घर पे बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, प्रिपरेशन के लिए उनको घर पे रहना होता है। और दूसरी चीज ये है कि अब डेट शीट भी कब आएगी नई वाली, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि अब वो नए नए डेट शीट के हिसाब से कौन सा एग्जाम कब हो रहा है, ये भी एक थोड़ा सा एलिमेंट है। और ऑब्वियसली जब एग्जाम डिले होता है तो उससे पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है। अब रिजल्ट भी डिले आएगा, तो जो कॉलेजेस के अंदर एडमिशन भी डिले होंगे। तो अगर ये प्लानिंग पहले से कर ली जाती तो शायद आज जो है वो ये हम सामना ना कर तारिक रहे साहब, होते। और चीफ तारिक मिनिस्टर साहब, साहब जो है, हाँ हाँ, इतने अरसे में 30% ही दे सकें, तो आपको लगता है कि बाकी 70% लोग, बच्चों को इन 3 दिनों में मिल जाएंगे एडमिट कार्ड? ये 3 दिन काफी है? बिल्कुल आप देखें 70% को मिल सकता है अगर ये स्मार्टली काम करें और टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो काम करें। इनके पास पोर्टल मौजूद है, अगर इस पोर्टल के सर्वर्स को ये बेहतर कर लें और अपने सर्वर्स पे ये तमाम स्कूल्स को ये अपलोड कर दें एडमिट कार्ड, तो फिर ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। स्कूल्स पे इंडिविजुअली काम करके अपने पोर्टल से वो डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अच्छा, आज इन्होंने प्रेस जी रिलीज निकाली हुई है कि लोग आए बोर्ड ऑफिस और आके कलेक्ट करें, विच इज नॉट पॉसिबल। इतने हजारों बच्चा, लाखों बच्चा और लाइनें या कितनी लगी स्कूल्स होंगी? ओनर जो हैं वो पहुंच कर अगर लेंगे तो रश का क्या हाल होगा ये आप सबको पता है। तो फिर ये 3 दिन के बाद क्या होगा? मतलब अगर ये कोई तो आपको टाइमलाइन देनी पड़ेगी। अब ये डेडलाइन पे नहीं होती, यानी 2 दिन तक अगर एडमिट कार्ड नहीं मैक्सिमम बच्चों को मिलते तो फिर आप लोग कोई मजीद बात करने जाएंगे ताकि बच्चे मजीद मुश्किल में ना पड़ें? और फिर ये भी शिकायतें आ रही है बिल्कुल कि देखिए, हमने एक एडमिट कार्ड पे, मतलब नाम तो फर्क है लेकिन एक ही बच्चे की तस्वीर 3 एडमिट कार्ड पे चली गई, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है, ग्लिचेस भी आए हैं इनके। और हमने इस्माइल राहू साहब से टाइम लिया आज कि हम आज उनसे मुलाकात करें। अगर वो टाइम हमें दे दें तो उसमें हम उनसे ये डिस्कस करने जाएंगे कि ये इस साल का नहीं, ये हर साल की नाअहली है। जी मैं इसको नाअहली कहूंगा क्योंकि इतना अहम बोर्ड होता है। देखिए पूरे दुनिया में कैम्ब्रिज बोर्ड काम करता है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कि उनके पाकिस्तान, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के दुनिया अंदर कभी भी ऐसा ग्लिच आया हो। और हम एक शहर की बात कर रहे हैं जहां पर चीजें मैनेज नहीं हो रही। सो तारिक साहब, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, जैसा आप खुद भी कह रहे हैं। और ये तो एडमिट कार्ड का एक मामला है ना। अभी तो आपको याद होगा गालिबन 2 साल पहले नताइज के आने में क्या घपले हुए थे, ऊपर नीचे इतनी खराब सिचुएशन हो गई थी। सिर्फ मैट्रिक बोर्ड के साथ नहीं, इंटर बोर्ड के साथ भी इश्यूज हैं। माय क्वेश्चन इज कि हम जब कोई खराबी होती है दुनिया में कहीं, सबसे पहले क्या कहते हैं, इस डिपार्टमेंट को बंद करो, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। सो हम इसको बंद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको ठीक करने के लिए चाहे वो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम हो या एडमिट कार्ड का देना है, इस पे हम आई थिंक इट्स टाइम नाउ कि हम सिर्फ कोई सानिया होने के का इंतजार ना करें। जामे मुलाकात की जाए, जामे मीटिंग रखी जाए जिसमें सारे हल किए जाएं। और फिर बार बार ये साल इस तरह की कोई बात हुई, आप लोगों की कोई प्लानिंग है कि भाई एक ही बार में सारे मसाइल हल कर दें प्लीज? अच्छा, ये गफलत मैं आपको बताऊं सिर्फ एडमिट कार्ड की हद तक नहीं है। बोर्ड ने पेपर पैटर्न चेंज किया, पेपर में जो है वो ई मार्किंग सिस्टम लेकर आए।
जिसकी कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली बच्चों को नहीं की गई, लास्ट मोमेंट्स पे की गई, स्कूलों ने लास्ट मोमेंट पे बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर किया। तो हर चीज़ ये लास्ट मोमेंट करने की शायद आदी है, ये क्या है, तो इनको ये चाहिए अपनी कम्युनिकेशन मेथड स्ट्रॉन्ग करें, जो हम अब मिनिस्टर साहब से इंशाल्लाह मिलेंगे तो तमाम चीज़ों को फेयरली और रैशनल के मुताबिक जो चीज़ें इनकी गफलत रही है वो हम सारे एक्सप्लेन करेंगे और बारहा हम करते रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ जिसे कहते हैं ना कि एज पे हम आ चुके हैं कि अब हमें चाहिए कि हम जो है ना दूसरे बोर्ड से सीखें, दूसरे प्रोविंसेस से सीखें, जिस तरह साफ शफाफ एग्जामिनेशन भी कंडक्ट किए जाते हैं वहाँ पर और टाइमली कभी चीज़ें की जाती हैं। कभी भी हमने मीडिया पे या कभी भी हमने फिजिकली नहीं देखा कि पंजाब बोर्ड या इवन केवी के बोर्ड जो है इस तरह से कोई गफलतें कर रहा हो। ठीक, बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त के लिए। और ये भी आ रहा है, हमें क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन खबरें ये आ रही है कि लॉट ऑफ पेरेंट्स जो इस वजह से परेशान हो गए, हर साल मैट्रिक बोर्ड का इशू हर साल के द लॉट ऑफ पेरेंट्स फैसल जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीके से सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वेल विल टेक अ ब्रेक ओवर। वेलकम बैक अगैन। अब रुक करने जा रहे हैं हम खैरपुर का, जो कि बैडली अफेक्ट हो रहा है ना सिर्फ चिकन पॉक्स से भी बल्कि मंकी पॉक्स से भी। पुरसा तौर पर कल तक जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि ओवरऑल इन 10 डेज़ 8 बच्चे यानी इन्फेंट्स इसमें जाँ बहक हो चुके हैं और अभी भी बहुत से बच्चे जो हैं मुतासर हैं और कई ऐसे वालिदैन हैं जो कि कन्फ्यूज़ हैं इस वजह से भी कि उन्हें श्योर ही नहीं है कि उन्हें चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। वेल, अस्पतालों को हंगामी हिदायत जारी कर दी गई हैं और केसेस के नमूने जो हैं फौरी तौर पर आगा खान अस्पताल भेज दिए गए हैं टेस्ट के लिए भी। सवाल ये कि खुदा न खास्ता किसी हेल्थ क्राइसिस के दाने पे तो नहीं हम खड़े हैं और निज़ाम सेहत की कमज़ोरी है, ये बर वक्त तशख़ीस की कमी है, अवामी आगाही का फुक़दान, ये सारी चीज़ें मिल के इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हम अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं जो कि खैरपुर अस्पताल के MS जो है उनसे उन्होंने बात की है, क्या उनसे गुफ्तगू हुई है। ग़ुलामुल्लाह उनसे बात कर लेते हैं। जी ग़ुलामुल्लाह। देखें जी, खैरपुर में जो है चिकन पॉक्स ने जो है यहाँ पर पंजे गाड़े हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो है 8 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो जो हैं इस मर्ज़ से जो है इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर जो है खैरपुर की इंतज़ामिया क्या कर रही है, इससे मुतल्लिक कौन से इक़दाम लिए जा रहे हैं, हमारे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। इस हवाले से मैं पैगाम देना चाहूँगा क्यों ये एक जो अभी कंफर्म नहीं है आया ये चिकन पॉक्स है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। हमने IPC के प्रोटोकॉल्स अपने हॉस्पिटल में पूरे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं और आइसोलेशन वार्ड जिसमें आप अभी खड़े हैं इसको भी एक्टिवेट कर दिया है और जो बच्चे आते जाएंगे तो हम इनको आइसोलेट करते जाएंगे। तो अब तक आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना आप जो है इससे मालूमात हासिल कर सके हैं कि कौन सी ये वबा है, बच्चे आखिर क्यों इंतकाल कर गए? अगर ये चिकन पॉक्स नहीं है तो क्या है? देखें, ये जो जिस तरह बच्चे आ रहे हैं हमारे पास तो उनकी जो इनिशियल जो स्टेज हैं और इनिशियल जो बच्चों के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सारे चिकन पॉक्स के ही हैं। अभी मज़ीद उनकी जो लैब्स इन्वेस्टिगेशंस गई हुई हैं कराची और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली हमें भी पता लगेगा कि आया चिकन पॉक्स है या कोई और चीज़ है। हमें अब तक जो प्रोटोकॉल्स हैं हम चिकन पॉक्स वाले ही फॉलो कर रहे हैं और पेशेंट्स को उसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। अब तक कितने बच्चे इसमें जो है मुब्तला हुए हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं या कितने हो सकते हैं बाहर? हमारे पास सिटी हॉस्पिटल खैरपुर में, चूँकि ये बच्चों का अस्पताल है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा बच्चा रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही हमारे पास ऐसी कोई अमवात हुई है बच्चों की। ग़ुलामुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। वेल, जो इसमें बात है वो ये कि चिकन पॉक्स वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है और अभी तक वहाँ के डॉक्टर्स इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं कि आया या चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स, इसी वजह से ये कराची के अस्पताल में भेजे गए हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग। बट मसला ये है कि क्या वो चिकन पॉक्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अगर तो ये खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स है तो उसको वो उस डिजीज़ को ये कर्टेल कर सकता है। वेल, वी आर नॉट हेल्थ एक्सपर्ट्स, ऑब्वियसली हम सवाल ही उठा सकते हैं और क्या ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है खाके बदन? या वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन दूसरी चीज़ हमें फैसल ये भी याद रखनी चाहिए कि चाहे फिर चिकन पॉक्स हो या मंकी पॉक्स हो, इनिशियली दोनों के लिए कुछ एज सच मेडिकेशन नहीं दी जाती। ऑब्वियसली आगे चलकर दोनों डिफरेंट वायरसेस हैं तो दोनों डिफरेंट वायरसेस के लिए एंटीवायरस अलग हो जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है छोटे बच्चों में, जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ 8 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, उसमें यह है कि आपको जो टेम्परेचर नीचे करने की अद्वियात हैं जो दोनों तरफ सेम होती हैं। आई थिंक द डॉक्टर्स डू गिव पैरासीटामोल। ऑब्वियसली एज फैसल सेड कि जी हम हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप बच्चों का टेम्परेचर तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बिकॉज इन्फेंट्स जो है एनीथिंग ओवर
102, एनीथिंग ओवर 101 कैन बी वेरी लीथल फॉर देयर हेल्थ। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हो रहा है कि उनको इनिशियल मेडिकेशन नहीं मिल पा रही है और ख़ुद शायद पेरेंट्स भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि डॉक्टर श्योर नहीं हो कि ये किस तरह की वायरस है, आइदर ये मंकी पॉक्स है या फिर ये जो है चिकन पॉक्स है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वाकई वो मंकी पॉक्स की तरह बहुत बड़े बड़े दथौड़े से हैं। दे आर नॉट टाइनी मीजल्स की तरह, टाइनी पॉक्स नहीं है, वो बड़े हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अब क्या रिजल्ट्स आते हैं, बट मीनवाइल जो बच्चे जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। यस, एंड द अदर पार्ट इज कि सूबे में, इस शहर में जो सहूलियात हैं क्या वो काफ़ी हैं। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये पता चल पाया है ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है? तो देखिए, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में फर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो दानों के, जैसा आपने खुद बताया कि साइज में थोड़ा फर्क होता है। दाने जो है वो थोड़े से उनके स्टेजेस में फर्क होता है, मगर दोनों आर वेरी सिमिलर एक तरह से। आपका जो एक सवाल था या एक जो आप कह रहे थे कि चिकन पॉक्स के प्रिकॉशंस दे रहे हैं, तो क्या मंकी पॉक्स से काफ़ी है कि नहीं, तो एक्चुअली चिकन पॉक्स मंकी पॉक्स से ज़्यादा तेज से फैलता है। मंकी पॉक्स यूजली कॉन्टैक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है, और चिकन पॉक्स जो है वो हवा में भी होता है। तो यानी कि अगर आप सस्पेक्ट करते हैं तो हम यूजली चिकन पॉक्स के प्रिकॉशन पहले लेते हैं, क्योंकि उससे मंकी पॉक्स की प्रिकॉशंस ऑलरेडी हो ही जाती है। जहाँ तक यहाँ पे टेस्टिंग की बात है, तो आई विल नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ की टेस्टिंग के रिजल्ट में भी क्या आया है हमारे पास। मगर आई डू नो कि हमारे पास टेस्ट ओवर द वीकेंड कुछ आए थे कंफर्म करने के लिए। आई एम जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट डॉक्टर साहब, और उसमें एक चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, और वो ये कि जो 7 बच्चे जो पॉजिटिव आए थे इन द लास्ट मंथ, उनमें से 4 को ये क्लेम किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स है। वन थिंग। द सेकंड थिंग, रिपोर्ट्स ये भी फाइंड आउट कर रही हैं कि सक्कर कमिश्नर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इन्फेक्शन आया बच्चों में, दिस इज बिकॉज ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड हॉस्पिटल इक्विपमेंट। जी बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली लगता है ये कि ये जो इम्पॉक्स के केसेस हैं, ये मोर देन लाइकली जो हमारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें थोड़ा सा कोई ब्रीच या कोई दखल आया है इसके अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो मसला है, ये दिस इज वेरी सिमिलर विद दूसरे इन्फेक्शन जो लगते हैं। इवन HIV जो फैलता है हमारे हॉस्पिटल में, वो इसी वजह से फैलता है कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल आके कोई इन्फेक्शन लगे, जब वो पूरी तरह फॉलो ना हो, डिलीजेंटली फॉलो ना हो, तो फिर ये दीगर इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जब कहीं पर बच्चों की बात हो रही होती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि किसी भी किस्म का वायरल बच्चों में आया है, आप उनकी जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें, राइट। अब वहाँ जो खैरपुर में कन्फ्यूजन चल रही है वो ये चल रही है कि आइदर दीज आर मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स। आई एम वंडरिंग कि उनको शायद ये मुश्किल हो रही है कि मेडिकेशन क्या देनी है या इसे क्योर कैसे करना है। सो वुड रियली लव टू नो कि ये इनिशियली क्या मेडिकेशन होती है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, खास करके बच्चों में अगर मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स हो जाए तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि चिकन पॉक्स की और मंकी पॉक्स दोनों की जो वायरस की दवाइयाँ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अनफॉर्चुनेटली चिकन पॉक्स के वायरस की दवाई तो हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, मगर एन पॉक्स का नहीं है यहाँ हमारे पास। तो वो जो दवाई है वो एक तो इन्वेस्टिगेशनल है, वो अभी तक पूरी तरह उस पर तहकीक हुई नहीं है, मगर मोर इम्पोर्टेंटली वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जिसका मतलब ये है कि किसी को एन पॉक्स है तो देन उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग सपोर्टिव, यानी कि जो अलामात है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, इस उम्मीद से कि पेशेंट खुद ही रिकवर कर जाए। ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद। एंड वी होप ये जो आउटब्रेक है, और हम यही सोच रहे थे कि कैसे हुआ, तो अब ऐसे हुआ कि जब आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपके साथ ये चीज़ होती है। वेल विद दैट हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।